Details scan here. Switch to DD India now. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, नस्ल भेद को किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा स्वीकार। राज्यसभा में आज ऑक्सफोर्ड की छात्रा के मुद्दे पर कहा, सरकार निगाह बनाए हुए है, आवश्यकता पड़ने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्री ने कोविड-19 की स्थिति और विदेशों में रह रहे भारतीयों पर इसके असर पर भी दिया बयान। कहा, विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रोत्साहन, सुविधा, समर्थन और सुरक्षा जरूरी। सरकार ने कहा, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन, फ्यूल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने को कहा। भारत कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ रहा है जंग। देश भर में अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी। नए मामलों की वजह से नागपुर में आगामी 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान चरम पर। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी असम में की चुनावी रैली। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भरा नामांकन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश का आतंकी सज्जाद अफगानी ढेर। सुरक्षा बलों ने एक अन्य आतंकी को मार गिराया। तलाशी अभियान जारी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, म्यांमार में चीन द्वारा वित्त पोषित फैक्ट्रियों में आग लगने से कम 39 लोगों की मौत। देश के मुख्य शहरों में मार्शल लॉ लागू। सेना के तख्ता पलट का खुलकर विरोध न करने से स्थानीय लोगों के बीच चीन को लेकर पनप रही है नाराजगी। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध प्रगाढ़ हैं। आज राज्यसभा में ब्रिटेन में नस्लवाद के मुद्दे पर अश्विन वैष्णव के प्रश्न के उत्तर में जयशंकर ने कहा कि सरकार इस पर निगाह बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही नस्लवाद और असहिष्णुता जैसे मुद्दों को उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी की भूमि है और नस्लवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, विशेषकर ऐसे देश में जहां बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हैं। भाजपा के वैष्णव ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की छात्रा रश्मि सावंत को कॉलेज छोड़ने के लिए डराया धमकाया गया और उनके माता पिता के हिंदू होने को चर्चा का विषय बनाया गया। As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required, and we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बीते 6 वर्षों में 15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। In last 6 years, there is net increase of 15,000 square kilometers of tree cover. More importantly, the pace will increase because last year we have distributed nearly 48,000 crore rupees to the states, and we have put a direction also that given direction that 80% of this money should go in for afforestation.
So afforestation gets a big boost. There is also state level programs of tree plantations all over. At the same time, there is Green India Mission and there is big program of horticulture mission by the Agriculture Ministry. So all these put together, I am very sure that we will achieve it. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की झारग्राम की रैली को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि आज मैं झारग्राम में प्रचार के लिए आने वाला था, दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के झारग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 10 साल से टीएमसी की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ से पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। और कुमार आलोक इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं बांकुरा से। कुमार आलोक, झारग्राम उसके बाद बांकुरा, यहां पर रैलियों को संबोधित किया अमित शाह ने, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास मिल पा रहा है? भारी भीड़ उमड़ी इन दोनों ही जनसभाओं में, लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त सियासी पारे के चढ़ते हुए, तो क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं आप? जी, जहाँ पे मैं था, बांकुरा से भी आगे रानीबंद एक जगह है, वहाँ पे अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी रैली हुई। काफी भीड़ थी, वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में सुनने को आए थे और खासकर ये सब इलाका आदिवासियों का इलाका है, ट्राइबल इलाका है, तो इसलिए उनका ट्राइबल को लेकर के रहा और उन्होंने बहुत सारे आरोप राज्य सरकार कुमार आलोक बनर्जी जी जैसे कह रहे कि ममता कि उन पैर में चोट लगा है, तो पैर, लेकिन वही चुनाव आयोग बोल रहा है कि ये उन पर हमला नहीं बल्कि ये दुर्घटना हुई है। उसी तरीके से बहुत सारे उन्होंने कहा कि भाजपा के अब तक 130 मारे गए हैं, तो 130 उसकी चिंता नहीं होता है, अपना महसूस होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि दुर्गा पूजा के लिए भी लोगों को दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। इस तरह के जंगल बहाल में कोई अगर फोन करता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बीजेपी की सरकार बनती है तो हम पूरे जंगल बहाल में नेटवर्क का जाल बिछा देंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 5 लाख के स्वास्थ्य की योजना प्रत्येक लोगों के लिए पूरे देश में लागू की है, वही बंगाल सरकार इसे लागू नहीं कर, अभी तक बंगाल सरकार ने इसको लागू नहीं किया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने कहा कि अभी तक 7वां वेतनमान राज्य में लागू नहीं हुआ है, अगर उनकी सरकार बनती है तो 7वां वेतनमान को सबसे पहले हम लागू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हर तहसील में जो राज्य सरकार की योजना है कि आदिवासी बहुल जो इलाके हैं उसके हर तहसील में एकलव्य स्कूल खोलने की जो योजना है केंद्र सरकार की, बंगाल में भी सारे तहसीलों में एकलव्य स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से बंगाल को पतन की राह पर ले जा रही है, तो हमारी सरकार अगर बनती है तो हम इसे सोनार बंगला बनाएंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सभाओं में कहा था। तो कुल मिलाकर आक्रामक है और पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था वो भी एक, उनका जो भाषण था उसमें क्वेश्चन और आंसर था, वो पब्लिक से किसी बात को वो क्वेश्चन करते थे और पब्लिक से उसका उत्तर मांगते थे। तो इंटरेक्टिव जनता नहीं होकर इंटरेक्शन उन्होंने जनता के साथ सीधा संवाद किया। तो कहा जाए कि इस इलाके में आप देखिए कि बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र है और पास में पुरुलिया भी है, तो इन दोनों जगहों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी काफी बहुत से जीते थे, यानी कि दोनों जगहों से सांसद बीजेपी के हैं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में खासकर इस जंगलबाग के इलाके में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और प्रत्येक सीटों पर कड़ी चुनौती दे रही है। और वहीं पर तृणमूल कांग्रेस
के जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने भी आज पास में पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। व्हील चेयर पे बैठ के वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज घायल होने के बाद आज उनका पहला सभा पुरुलिया में था। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में है और उनके जो प्रत्याशी है वो काफी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के। बिल्कुल कुमार आलोक, तो काफी आक्रामक यहाँ पर चुनाव प्रचार नजर आ रहा है तमाम पार्टियों के तरफ से। लेकिन अगर हम बात करें जनता की, तो किस तरह से उनके मूड को आप भाप पा रहे हैं? 8 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने हैं, वोटिंग होने। अगर हम पहले चरण की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का जनता का मूड इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ जो निकाय चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत चुनाव होते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस का इतना खौफ होता है कि बहुत सारे सीट्स पे जहां पे जो विपक्ष के लोग होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं वो नॉमिनेशन तक नहीं कर पाते। इतना कहर है यहाँ पर। अगर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों की बात की जाए और शहरों में भी काफी ऐसा देखने को मिला है कि निकाय चुनाव में जो अपोजिशन है वो नॉमिनेशन तक नहीं कर पाता है। इतना खौफ बना कर रखा जाता है। तो वो उसको देखते हुए, क्योंकि उस समय स्टेट पुलिस रहती है चुनाव जहां पे मतदान होता है, तो इस बार जो 8 चरण का मतदान किया गया है, चुनाव आयोग ने शायद ये सोचा होगा कि हर एक बूथ पर, यानी जहां भी चुनाव होंगे वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे, जिससे कि गड़बड़ी नहीं किया सके। लोकल जो कार्यकर्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो गड़बड़ी नहीं कर सके, इसलिए ये 8 चरण किया गया है। और प्रशासन काफी चुस्ती के साथ काफी तैयारी यहाँ पर उनकी है। और खासकर ये जंगल महल का जो इलाका है, एक जमाने में काफी यहाँ पर नक्सल एक्टिविटीज यहाँ पर थी। हालांकि कुछ हद तक इस पर विराम लगा है, लेकिन सरकार, चुनाव आयोग ने इसको एहतियात के तौर पर लेते हुए बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की है। और जो भी डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज का 27 तारीख को जो चुनाव होगा उसके लिए जो हेड ऑफिस होते हैं, जिला का जो हेड ऑफिस होता है, वहां पर सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। और अब कुछ दिनों के बाद उन्हें प्रत्येक बूथ पर ले जाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही सघन या दुर्गम रास्ते हैं, वहां तक पहुंचना भी काफी मुश्किल है। लेकिन इसको डिप्लॉयमेंट कल या परसों से शुरू कर दिया जाएगा। जी कुमार आलोक, जिस तरह से काफी तीखा हमला यहाँ पर अमित शाह ने टीएमसी पे बोला, 10 साल की टीएमसी की सरकार की हम बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त छाए हुए हैं। विभिन्न सरकार की योजनाएं जिनका असर कहीं भी नहीं दिखता और उनको पहुंचने नहीं दिया जाता लोगों तक। ऐसे में अगर हम जनता की बात करें तो कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो उनके दिमाग में होंगे जब वो वोट करने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक कॉमन, जैसे कि आज गृह मंत्री ने बताया कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति हो रही है, उस तुष्टीकरण के खिलाफ मुद्दा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो मुद्दा है। मैं जहां पर हूं, खासकर बांकुड़ा और पुरुलिया की अगर बात करें तो यहाँ साफ पीने का पानी का अनुपलब्धता है, यानी बहुत जबरदस्त किल्लत है यहाँ पर पीने के पानी की। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड में यहाँ पर सिंचाई की घोर मतलब सुविधा है ही नहीं, तो किसान भी परेशान है यहाँ पर। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच है। आप देखा हो कैसे। बिल्कुल, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता ये निर्णय लेगी कि उसे वोट किसके लिए करना है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इस जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो सियासी पारा है पश्चिम बंगाल में और असम में इस वक्त अपने चरम पर है और आज ताबड़तोड़ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और तमाम जो दिग्गज नेता है इस वक्त वो सीधे जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। अगर हम बात करें असम की, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरी असम के लखीमपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया और रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का लक्ष्य राज्य के विकास पर केंद्रित है। कांग्रेस के पास एक ही गारंटी, और क्या है वो गारंटी? कि जहां आएंगे वहां घोटाला करेंगे। एक ही गारंटी, मिशन है उनका, मिशन फॉर कमीशन। उनको कमीशन चाहिए, कमीशन, और हमको मिशन चाहिए। उन्होंने 7 साल लोगों को बरगलाया है, लोगों को दिक्कत में डाला है, लोगों की सेवा नहीं की है, और इसीलिए 7 साल बाद हमें गड्ढे भरने पड़ते हैं, सड़क बनानी पड़ती है, चौड़ी सड़क बनानी पड़ती है, सिंगल लेन को 4 लेन बनाना पड़ता है और डबल लेन को 6 लेन बनाना पड़ता है।
और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर कलेक्ट्रेट में धर्मधाम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। ये दूसरी बार है जब विजयन धर्मदास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने नामांकन दाखिल करने के पहले कोलाथुर में रोड शो किया। एमके स्टालिन ने कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र निगम कार्यालय में दाखिल किया। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के रावलपोरा इलाके में गोलीबारी के तीसरे दिन आज दूसरा आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ स्थल पर आज सवेरे हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी और मारा गया। इसी स्थान पर कल एक आतंकवादी मारा गया था। रावलपोरा में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल के तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें ये आतंकवादी मारे गए। तलाशी अभियान जारी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड मामलों के कारण नागपुर में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया और नागपुर में आज से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। नागपुर शहर की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। नागपुर आयुक्त ने कहा कि शहर भर में गश्त लगाई जा रही है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर हैं या कोविड मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। लातूर जिला प्रशासन ने कल रात 8 बजे से सुबह 5 बजे के बीच इस जिले में कर्फ्यू लगा दिया था। धुले जिला प्रशासन ने भी कल से बुधवार तक के लिए 3 दिवसीय जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। ये पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। गाड़ियां जिनको छूट है, जैसे सरकारी ऑफिस में 25% तक के जाने वाले लोग या हॉस्पिटल्स या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनके अलावा जो लोग घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए हमें 1 साल का वक्त हो चुका है और इस दौर में हमने सफलता के कई कीर्तिमान रचे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये दौर अभी गुजरा नहीं है और जंग जारी है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत में अब तक करीब 3 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,10,07,352 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.68% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 17,455 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 2,99,08,038 लोगों का टीकाकरण हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के अपने 3 दिवसीय दौरे के आज अंतिम दिन गंगा, पर्यावरण और संस्कृति विषय पर जागरण फोरम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। इस सोच को देशव्यापी स्तर पर अपनाने और आत्मसात करने की जरूरत है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अनेक संगठनों, विभिन्न कार्य क्षेत्र के लोगों, विशेषकर मीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामवासियों ने गंगा की स्वच्छता के लिए सराहनीय योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने 2015 में शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के अच्छे परिणामों पर भी संतोष जताया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी व घाटों और बनारस शहर में स्वच्छता पर जोर देने के कारण न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है, बल्कि पर्यटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनंददायक हो गई है। गंगा जल सचमुच में जीवन जल है। इसीलिए गंगा रिवर बेसिन में जल संरक्षण करना तथा बाढ़ व कटान को कम करना दोनों ही जरूरी है।
इन दोनों उद्देश्यों के साथ गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है। गंगा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सन 2015 में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा किए गए इस मिशन के अच्छे परिणाम दिखाई दें। गंगा को निर्मल बनाने के लिए ऋषिकेश से गंगा सागर तक बड़ी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल शैक्षणिक प्रदर्शनी सार्थक एजुकेशन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। गडकरी ने यह भी कहा कि वे भारतीय सड़कों की आधारभूत संरचना को अमेरिकी या यूरोपीय सड़कों के बुनियादी ढांचे के बराबर बनाएंगे। हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्लान किया उसमें हमें कहा है कि 111 लाख करोड़ 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और पाइपलाइन में। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ का अगर हमको बनाना है तो मैंने ये हमको आश्वस्त किया है कि मेरे 5 साल इस बार अभी 1-1.5 साल और हुआ है, पूरा और 3 साल है, तो 3 साल पूरे होने के बाद मैं इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोपियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबरी में पहुंचाने का काम करेंगे। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा ने पिछले दिनों भारत के लाखों छात्रों को प्रेरित किया है। इसी तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री मोदी के 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर बातचीत करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खूब उत्साह है। I had a great experience. My experience is very good and I was feeling very proud that I saw the Venerable Prime Minister of our country from the front for the first time. I am very lucky to hear and know his thoughts, opinion about the exam and life. He told us how to deal with exam without worry and fear. मैंने पिछले साल जो हमारे परीक्षा पे चर्चा में कार्यक्रम हुआ था उसमें भाग लिया था और ये कार्यक्रम सर मैं आपको बता दूं 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री खुद आते हैं और बच्चों को उनके आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो उनसे सवाल भी लेते हैं और उनके सवालों का बड़े धैर्यपूर्वक जवाब भी देते हैं। तो मेरे लिए तो सर ये बड़ा एक प्रगतिशील अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने खुद मुझे ये बताया कि आने वाले एग्जाम्स जो मेरे 12th बोर्ड्स थे उसमें मुझे कैसे अपने इम्तिहान का सामना करना है। परीक्षा, एग्जामिनेशन या टेस्ट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स परीक्षा के इस महत्वपूर्ण दौर से गुजरे हैं और लगभग हम सभी ने परीक्षा के तनाव या एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कम या ज्यादा महसूस किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लोगों की इस गंभीरता को समझा और सन 2018 से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बच्चों को समझाया कि परीक्षा मात्र एक पड़ाव है, मात्र जिंदगी का एक पड़ाव है, आपकी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है। कोई भी परीक्षा आपके वर्तमान की तैयारियों को जांच सकती है, आपकी जीवन की तैयारियों को जांच नहीं सकती है। पिछले साल मैं प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 के लिए चयन हुआ था। उस प्रोग्राम में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिला और उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को परीक्षा के जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना करने के लिए और उसका हल करने के लिए बहुत सारे चीजें बताई हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा में अंक ही हर चीज नहीं होता है, उसके अलावा जिंदगी में सफल भी होना बहुत मायने रखता है। मैं पिछले साल परीक्षा पे चर्चा दिल्ली गया सीगा। उधर साडी प्राइम मिनिस्टर साडे श्री नरेंद्र मोदी नाल गल हुई सीगी। वो वधिया एक्सपीरियंस सीगा, सानू एक एक्सपोजर मिलिया सीगा ते एक सही रस्ते ते चलण दी सिੱਖਿਆ मिली सीगी।
वह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस में प्रधानमंत्री जी ने हमको जो सारी बातें बताई थी वह हमारे फ्यूचर और एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी और उससे हमारी एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस गया था हमारा। एग्ज़ाम्स के दिनों में हमको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अच्छे से नींद लेनी चाहिए और साथ ही साथ में हमको रिवीजन करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। दिल्ली जाने का मौका मिला, वो भी पीएम ने बुलाया था, तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का। हमको काफ़ी सीखने को मिला जो सर ने सिखाया, नरेंद्र मोदी सर ने। उनने जो लाइफ की प्रैक्टिकली चीज़ें बताई हैं वो बेस्ट सीखती मेरे हिसाब से। मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। प्रधानमंत्री ने कई सारे छात्रों के परीक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता विनम्रता से दिए। उन्होंने हमें बताया कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, हमें उसको ज़्यादा लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट तो है, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स कभी भी हमारे पोटेंशियल को डिफ़ाइन नहीं करते। मैं 2020 में परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुई थी, जिसका कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और उसका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा और नया था। छात्र जीवन में ऐसा अनुभव मिलना बहुत अच्छी बात है और मेरे दोस्तों के लिए यही संदेश है कि इस तरह की जितनी भी प्रतियोगिताएं हों उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी सभी बच्चों के सवालों के बहुत अच्छे से उत्तर दिए थे, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। पिछले साल 2020 में मैं परीक्षा पे चर्चा में चयन हुआ था। मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ, तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम हुआ था पीपीसी, परीक्षा पे चर्चा, तो उसमें से मेरा चयन हुआ था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरे अध्यापक हैं, उन लोगों ने मेरा सपोर्ट करा। तो जब मेरा चयन हुआ तो मैं डायरेक्ट दिल्ली गया। वहाँ पर मैं तालकटोरा स्टेडियम में श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला। आप सबको पता ही है, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और उन्होंने हमें बहुत ही मोटिवेट किया। उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे टीनेजर्स हैं और ये हैं बच्चे हैं और जो मतलब आने वाली पीढ़ी है, उसे जो है परीक्षा को एक मतलब फॉर एग्जांपल क्रिकेट, फुटबॉल इस हिसाब से प्लेइंग के तौर पे देखना चाहिए। तो काफ़ी यादगार अनुभव रहा बच्चों का, अभिभावकों का बीती परीक्षा पे चर्चा सेशन का, और इस बार भी इनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। और संसदीय या विधानसभा चुनावों में किसी सीट पर नोटा के पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट पड़ने की स्थिति में वहां चुनाव परिणाम को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हालांकि सीजेआई इस मांग पर सवाल भी उठाया है। जस्टिस एसए बोबडे ने टिप्पणी की कि अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो उन सीटों पर किसी का चुनाव नहीं हो पाएगा। इस हालत में सदन में उस जगह का जनप्रतिनिधि कैसे होगा? म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों पर सेना की हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कल यंगून के उपनगरीय इलाके में चीन की आर्थिक मदद से चल रहे कारखानों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 39 प्रदर्शनकारी मारे गए। हिंसा के दौरान एक पुलिस अधिकारी की भी जान चली गई। फरवरी में निर्वाचित सरकार के सैन्य तख्तापलट के बाद शुरू हुए प्रदर्शन में किसी पुलिसकर्मी की जान गंवाने का ये महज दूसरा मामला है। वहीं दूसरी ओर म्यांमार की सबसे लोकप्रिय नेता सू की को आज फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। म्यांमार में सेना द्वारा सत्ता कब्जाने के बाद 6 हफ्ते से जारी प्रदर्शनों में अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स एडवोकेसी ग्रुप के मुताबिक 2100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। और अमेरिका के कोलोराडो प्रांत की राजधानी डेनवर में भीषण बर्फीले तूफान का प्रकोप जारी है। भारी बर्फीले तूफान के चलते 2000 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने प्रमुख राजमार्गों को बंद कर दिया है। लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। और अमेरिका में शिकागो के साउथ साइड में एक पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटनास्थल पर 4 बंदूकें बरामद हुई हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस गोलीबारी के कारणों का पता लगा रही है। दमकल विभाग के प्रवक्ता लैरी मेरिट ने कहा कि घायलों में से 7 की हालत गंभीर है।
नॉर्वे में कोरोना के एस्ट्राजेनेका टीके लगने के बाद खून के थक्के जमने के गंभीर मामले सामने आने के बाद आयरलैंड ने एस्ट्राजेनेका टीके पर अस्थायी रोक लगा दी है। आयरलैंड के डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोनन गिल ने कहा कि नॉर्वे की मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक एस्ट्राजेनेका टीका लगने के बाद वयस्कों में खून के थक्के जमने के 4 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इस पर रोक लगाने का कदम उठाया गया है। वहीं एहतियातन के तौर पर डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड के अलावा इटली और ऑस्ट्रिया ने भी वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर दिया है। वहीं एस्ट्राजेनेका कंपनी का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता को लेकर ट्रायल के दौरान ही गहन अध्ययन किया है और ये सुरक्षित है। और नीदरलैंड में होने वाले आम चुनाव से पहले हजारों की संख्या में लोगों ने कोरोना के नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हिंसक कार्रवाई की। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। नीदरलैंड में जनवरी के अंत से एक सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसमें एक साथ 2 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। साथ ही रेस्टोरेंट को भी बंद कर दिया गया है। दक्षिण पूर्वी नेपाल के लाहन जिले के सिराहा में सरकारी कार्यालय में प्रेशर कुकर बम फटने से 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। जयकृष्ण गोइत की अगुवाई वाले सशस्त्र संगठन जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ने इस धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठन के अभियान का हिस्सा है। बयान में कहा गया है कि अगर भ्रष्टाचार चलता रहा तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नेपाल सरकार तथा प्रांतीय सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कश्मीर के युवाओं की फुटबॉल के खेल में बढ़ते हुनर पर प्रकाश डाला। खेल मंत्री ने कहा कि पिछले काफी समय से कश्मीर की फुटबॉल टीम का खेल स्तर काफी ऊंचा हुआ है और वहां कई नई प्रतिभाएं सामने आई हैं। Kashmir has amazing potential in football, particularly as honorable member was asking. They have performed exceedingly well. The Kashmir team is exceedingly progressing well in all level of football. In the national league also, they perform very well. So keeping that in mind and looking at the interest of the Kashmiri youth in football, we have decided to promote football as priority along with all other sports. And I'll be going to Kashmir again in just after this session of parliament, and we are going to launch some more programs in Kashmir because winter is over and summer is coming. So we will start summer sports, water sports, and particularly football will be one of our main agenda. यहाँ रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी भवानी को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर बधाई दी। 27 साल की भवानी तलवारबाजी का सेबर इवेंट खेलती हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। बड़ी बात यह रही कि मैन्यू को ये जीत वेस्ट हैम के खिलाड़ी क्रेग डॉसन के ऑन गोल की बदौलत हासिल हुई। वैसे ये दूसरी बार है जब डॉसन ने ऑन गोल किया है। इससे पहले भी वो प्रीमियर लीग में एक बार ऑन गोल कर चुके हैं। इस जीत के बाद मैन्यू ने चैंपियंस लीग के अगले सीजन में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को और मजबूती दे दी है। मैन्यू 57 अंक के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। वहीं प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में लेस्टर सिटी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 5-0 से हरा दिया। लेस्टर की जीत में केलिची इहीनाचो का योगदान अहम रहा, जिन्होंने गोल की हैट्रिक लगाकर लेस्टर की जीत पक्की की। इस जीत के बाद लेस्टर ने प्रीमियर लीग के शीर्ष 4 में पहुंचने की अपनी कोशिशों को बरकरार रखा है। टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं आर्सेनल ने भी रविवार को जीत दर्ज की। आर्सेनल ने टॉटनहैम हॉटस्पर को 2-1 से हरा दिया। इस मुकाबले में पहला गोल पहले हाफ में टॉटनहैम की ओर से आया। हालांकि 44वें मिनट में आर्सेनल ने पहला और फिर गोल के 64वें मिनट में पेनल्टी के जरिए दूसरा गोल कर मैच को 2-1 से अपने नाम किया। इस जीत के बावजूद आर्सेनल की टीम 10वें स्थान पर ही मौजूद है। और हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुई नेशनल डेफ जोनल चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने अपने खेल से दिखा दिया कि वे किसी भी से कम नहीं है और उन्हें सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के समर्थन की जरूरत है। भारत में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं और इस खेल के प्रशंसकों के लिए सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी भगवान के समान हैं। इस खेल की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि हर स्तर का व्यक्ति इसे खेलना चाहता है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में नेशनल डेफ जोनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। दिव्यांग होने के बावजूद कोई इनके इरादों को डिगा नहीं सका। इशारों में अपनी रणनीति तैयार करना और हर गेंद पर अपने अंदाज में इशारा करके विपक्षी टीम को धाराशायी करने का मंसूबा इनकी काबिलियत को दर्शाता है। इनके खेलने की शैली भी बाकी सभी क्रिकेटर्स की तरह दिखती है और जीत को हासिल करने का जुनून इनके चेहरे से साफ दिखा। इनके कोच भी मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इन्हें भी नाम से जाना जाएगा और शोहरत इनके कदम चूमेगी। जो नीडी बच्चे होते हैं ज़्यादातर देखो इनको स्पॉन्सर या भी जैसे कोशिश पूरी है, जैसे बीसीसीआई से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों को स्पॉन्सर करें, आगे जाके फेडरेशन को मान्यता मिल जाए। जैसे हैंडीकैप को दे रखी है बीसीसीआई ने, ऐसी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भी जैसे सदस्य हैं इस फेडरेशन से जुड़े हैं, वो भी पूरा अपना दम लगा रहे हैं बीसीसीआई से कि इन बच्चों को हेल्प मिल जाए, आगे जाके डेफ इंडियन टीम का भी नाम हो। जश्न में डूबी टीम की ये खुशी किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, मानो ये कहना चाह रहे हो कि दुनिया एक दिन इनके कदमों में होगी। इनके साथ जुड़े आयोजक और फैंस भी इनकी सफलता को देख काफी प्रसन्न हैं। इन बच्चों के लिए तो वर्ल्ड कप ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक इन्होंने 8 साल से जितनी मेहनत करी है वो इसी सपने को लेकर करी है कि एक दिन हम वर्ल्ड लेवल पे हमारा रिकॉग्निशन होगा। जब मैं आई तो यहाँ पे मैंने जो डेफ एंड डम की क्वालिटीज़ देखी, उनके अंदर एक जोश, एक पैशन देखा कि हाँ हम कर सकते हैं, और वो उन्होंने करके दिखाया, वो फील देखी। इनके हौसलों को उड़ान देने के लिए स्पॉन्सर भी सामने आए हैं। वो चाहते हैं कि ये खिलाड़ी भी सामान्य खिलाड़ियों की तरह सम्मान का दर्जा हासिल कर सकें। It's for us first time we are a main sponsor of this championship, and I would like to really thank the entire association of India Deaf Cricket Association to organizing such an event. I think it's very much needed and it's just great to be part of that. कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है, और ये खिलाड़ी भी अपनी चाहत के दम पर आगे बढ़ चले हैं। बस इंतजार उस पल का है जब ये आगामी विश्व कप और एशिया कप में जीत का डंका बजाकर दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसले दिखाते हैं कि ये वो बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। अगर इनको मौका मिला तो ये डेफ टीम भी दिखाएगी कि भारत किस तरह से लीड करता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और ये वो टीम होगी जिसके अंदर से एक सहभागी